दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कंपनी की जो कि स्टील सेक्टर की सबसे पुरानी कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर आप टाटा ग्रुप की बात करेंगे तो ये टाटा ग्रुप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी रही है पिछले कुछ सालों से। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील्स के बारे में और हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, जहां पे हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बताएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताएंगे और इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक हम बात करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी को स्टार्ट कब किया गया था। दोस्तों टाटा स्टील को 1907 के अंदर स्टार्ट किया गया था और तब इसका नाम टिस्को हुआ करता था। यानी कि अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसको स्टार्ट किया गया था जमशेदपुर के अंदर। टाटा स्टील को जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था, जिन्होंने टाटा ग्रुप का फाउंडेशन भी रखा था। अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है। इसके अलावा 1912 एक पहला ऐसा साल था जब यहां पे कमर्शियल स्टील की प्रोडक्शन की गई टाटा स्टील के द्वारा। दोस्तों टाटा स्टील का बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं फैला हुआ, बल्कि इसका बिजनेस 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला हुआ है और इसके एम्प्लॉय 65,000 से भी ज्यादा के हैं। अगर मैं इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करता हूं तो टाटा स्टील एक साल के अंदर 35 मिलियन टन तक के स्टील को प्रोड्यूस कर सकती है। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है मोटेरा, जो कि अहमदाबाद में बनाया गया था। यहाँ पे टाटा स्टील के साथ ही इस तरीके से लिंक्ड है क्योंकि इसमें जो भी स्टील यूज किया गया था जो कि 11,000 टन्स का है, उसको टाटा स्टील ने सप्लाई किया था इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। दोस्तों टाटा स्टील ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कुछ नाम है जिनका टाटा स्टील ने एक्विजिशन किया था, जहां पे एक फेमस नाम भूषण स्टील का है जो कि इंडिया में किया गया था, जिसकी वैल्यू 35,200 करोड़ की थी। इसके अलावा कोरस नेदरलैंड्स के अंदर जिसकी वैल्यू 8.1 बिलियन US डॉलर्स की थी, जिसको टाटा स्टील ने 2006 के अंदर एक्वायर किया गया था। इसके अलावा नेट स्टील सिंगापुर और भी ऐसे काफी सारे नाम है जहां पे टाटा स्टील ने उनको एक्वायर करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील का प्रेजेंस 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। अगर मैं कंट्रीज की टर्म्स में बताऊं तो 50 कंट्रीज के अंदर टाटा स्टील फंक्शनल है। 26 कंट्रीज के अंदर टाटा स्टील के ऑपरेशनल प्लांट्स हैं जहां पे स्टील को बनाया जाता है। चलिए अब टाटा स्टील के सप्लाई चेन को समझने का ट्राई करते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करता है। सबसे पहले टाटा स्टील रॉ मटेरियल्स जैसे कि आयरन ओर और कोल को प्रोक्योर करता है। इसके बाद दोनों मटेरियल्स का यूज करके पिग आयरन और रॉ स्टील बनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद क्रूड स्टील को यहां से निकाल के प्रोसेसिंग सेंटर्स तक लेके जाया जाता है, जहां पे उनको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि स्टील की शीट्स होती हैं, इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसके बाद टाटा स्टील उनको डायरेक्टली कस्टमर्स तक या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बेच देता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी के बारे में। अगर मैं टाटा स्टील्स की बात करूं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, टाटा स्टील की 19.6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इंडिया के अंदर है, 12.4 MTPA की कैपेसिटी यूरोप के अंदर है और 2.2 MTPA की कैपेसिटी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। तो टाटा स्टील का बहुत सा बिजनेस इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील जब भी अपनी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है वहां पे कोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं कोल की बात करूं तो टाटा स्टील ये कोल को प्रोक्योर करता है झरिया ग्रुप से और इसके अलावा बोकारो ग्रुप, ये 2 कंपनीज हैं जहां से टाटा स्टील अपने कोल को प्रोक्योर करता आया है। अगर मैं टाटा स्टील के फुटप्रिंट की बात करूं तो टाटा स्टील के पास 14,500 से ज्यादा के डीलर्स हैं। इसके अलावा 250 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और टाटा स्टील के पास 27 सेल्स ऑफिसेज हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं टाटा स्टील के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में कि टाटा स्टील को कहां से कितना रेवेन्यू मिलता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 का रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाटा स्टील इंडिया की, जहां से टाटा स्टील को 33% का रेवेन्यू आता है। इसके बाद टाटा स्टील यूरोप, जहां से कंपनी को 29% का रेवेन्यू आता है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जहां से कंपनी को 2% का रेवेन्यू आता है। और बेमनीपाल स्टील इंक्लूडिंग टाटा स्टील BSL, जहां से कंपनी को 11% के आसपास का रेवेन्यू आता है। बाकी आप इस पाई चार्ट पे और भी देख सकते हैं कि और कौन सी जगह से
टाटा स्टील को कितना रेवेन्यू मिलता आया है। दोस्तों टाटा स्टील से अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो वो मेनली 4 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से निकल के आते हैं, जहां पे ऑटोमोटिव पहला है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। तो मेनली इनके ये 4 कस्टमर सेगमेंट्स हैं जहां से ये अलग अलग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को कैटर करते आए हैं। अभी हमने बात किया था 4 कस्टमर सेगमेंट का, जहां पे मेनली टाटा स्टील अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो अभी इन्वेस्टर्स के तौर पे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं इनके टोटल सेल्स की बात करूं तो कितना सेल कौन से सेगमेंट से निकल के आता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, टोटल फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर कंपनी ने 12.36 मिलियन टन्स की डिलीवरी की थी, जहां पे सबसे ज्यादा डिलीवरी इन्होंने डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स में किया था, जो कि 4.05 मिलियन टन्स का था। इसके बाद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड रिटेल्स एंड सॉल्यूशंस आता है, जहां पे इन्होंने 3.42 मिलियन टन्स का डिलीवरी किया था। ऑटोमोटिव सेक्टर में 1.57 का था। इसके अलावा कंपनी का एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़ा है, जहां पे कंपनी ने 2.41 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट भी किया था। और इसके अलावा ट्रांसफर वायर्स, ट्यूब, आईबीएमडी और एग्रीको में कंपनी ने 0.91 मिलियन टन्स का डिलीवरी किया था। दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा टाटा स्टील ने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर भी एंट्री मारी है और यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी किया है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है टाटा स्टील आशियाना, जो कि एक होम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू टाटा स्टील अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को कैटर करता आया है। सेकंड इंपॉर्टेंट बिजनेस जहां पे टाटा स्टील ने एंटर किया है वो है स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस। जैसे कि रिसाइकलिंग की डिमांड पूरी इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो टाटा स्टील ने यहाँ पे भी एंट्री मार के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का ट्राई किया है। तीसरे नंबर पे आता है सर्विसेज एंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे टाटा स्टील ने अपने एक नए ब्रांड को स्टार्ट किया था, टाटा प्रवेश, जिसके थ्रू टाटा डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है, जहां पे ये लाइट स्टील फ्रेम्स बेचता है कस्टमर्स को। दोस्तों टाटा स्टील के बारे में बात करने के बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्री की, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारा ग्रोथ किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री की वजह से निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करता हूं तो इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील बनाने वाली कंट्री बन चुकी है। यहां पे अगर मैं टोटल कैपेसिटी की बात करता हूं तो इंडिया एज अ होल की कैपेसिटी 102 मिलियन टन्स की है, जो कि क्रूड स्टील बनाती है। 96 मिलियन टन का फिनिश स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है पूरे इंडिया के अंदर। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि इंडिया की ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात करें, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि पूरे इंडिया के अंदर 102 मिलियन टन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है क्रूड स्टील की, तो माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये नंबर 102 मिलियन टन से बढ़ के 120 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। अगर हम इंडिया के अंदर स्टील कंजम्पशन की बात करें, जो कि करंटली 93 मिलियन टन्स के आसपास की है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 31 तक 231 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो 9.2% के आसपास की है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा नंबर माना जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं 5-6 और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में, जो कि आपको बताएगा कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर स्टील की डिमांड क्यों बढ़ सकती है। सबसे पहला, अर्बनाइजेशन और इंफ्रा में डेवलपमेंट। अगर आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर इंफ्रा साइड पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जाती है। जब भी डेवलपमेंट की जाती है और जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहां पे स्टील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन और इंफ्रा डेवलपमेंट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सेकेंड नंबर पे आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का रीच बढ़ेगा, वैसे वैसे स्टील का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है 100% एफडीआई इन स्टील सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि स्टील के अंदर 100% तक का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बूस्ट है पूरी स्टील इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आता है 5th लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड का आयरन ओर का रिजर्व्स है, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव देता है स्टील इंडस्ट्री को आने वाले टाइम में ग्रो करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपोर्ट्स को लेके। जैसे कि आपको पता है कि चाइना के अंदर काफी सारे स्टील प्लांट्स को बंद किया गया था ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न, जिसके बाद जो इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन्होंने अपने प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया था और उनकी डिमांड भी बढ़ी थी एक्सपोर्ट को लेके। तो आने वाले टाइम में जो भी वर्ल्ड के अंदर स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पे इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है स्टील एक्सपोर्ट्स को लेके।
दोस्तों इंडस्ट्री के बाद अब बात करते हैं टाटा स्टील के फाइनेंशियल्स के बारे में और जानने का ट्राई करते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म करती आई है और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स को रखा है और यहाँ पे टाटा स्टील को हमने कंपेयर किया है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो यहां पे टाटा स्टील दूसरे नंबर पे आता है। टाटा स्टील का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,49,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,51,000 करोड़ के आसपास का है। जिंदल स्टील एंड पावर की बात करूं तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ के आसपास का है। अब मैं बात करता हूं प्राइस टू अर्निंग रेशो की, यानी कि पीई रेशो कि अर्निंग के कंपैरिजन में कंपनी का प्राइस कैसा है। तो टाटा स्टील का यहां पे ये पैरामीटर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि टाटा स्टील का पीई रेशो 3.96 के आसपास का है। वहीं पे जेएसडब्ल्यू स्टील का ये नंबर 7.01, जिंदल स्टील 6.76, सेल का ये नंबर 2.92 का है। इसके बाद मैं बात करता हूं प्राइस टू बुक वैल्यू की, जो कि जितना कम होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। टाटा स्टील का ये नंबर 1.63, जेएसडब्ल्यू स्टील का ये नंबर 2.49, जिंदल स्टील 1.31 और सेल का ये नंबर 0.75 का है। अगर मैं डेट इक्विटी रेशो की बात करूं कि यानी कि कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा डेट है, तो ये भी कंपनी का नंबर काफी कंट्रोल में है, क्योंकि टाटा स्टील का डेट इक्विटी रेशो 0.85 का है। अगर मैं रिटर्न टू इक्विटी की बात करता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहां पे भी टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म करती आई है, जहां पे ये नंबर 10.8% के आसपास का है। जेएसडब्ल्यू स्टील का ये नंबर 19%, जिंदल स्टील 14.9%, सेल 9.5% के आसपास का है। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे टाटा स्टील का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.9% है, जो कि काफी कंपेरेबल है इसके कॉम्पिटिटर्स को लेके। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 5.49% है। अगर आप इसको जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील से कंपेयर करें, उनके कंपैरिजन में ये नंबर काफी कम माना जा सकता है। पिछले एक साल में अगर मैं रिटर्न्स की बात करता हूं तो टाटा स्टील ने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 70.7% का रिटर्न देके अपनी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टाटा स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से 50% का रेवेन्यू टाटा स्टील का एक्सपोर्ट में से निकल के आता है। चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल्स के बाद अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की, यानी कि मैं आपको समझाने का बात करूंगा कि क्या अच्छा है कंपनी को लेके और क्या क्या वीकनेस है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्ट्रेंथ की। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है टाटा स्टील का टाटा का ब्रांड नेम। टाटा ग्रुप के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है टाटा स्टील का, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी प्लेयर्स से जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस रन करते आए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपनी का स्ट्रेंथ है कैप्टिव आयरन और माइंस। जैसे कि मैंने आपको पूरे वीडियो के अंदर बार बार बताया था कि स्टील बनाने में कोल और आयरन ओर का यूज किया जाता है, और आयरन ओर का जब प्राइस बढ़ जाता है तो जो कंपनी स्टील सेक्टर के अंदर काम करती हैं उनके मार्जिन्स खराब हो जाते हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से नॉर्मली कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, जहां से कंपनीज के बिजनेस को इंपैक्ट होता है। लेकिन टाटा स्टील ने यहां पे अपनी पूरी जो माइंडसेट आयरन ओर की वो उनकी खुद की है, यानी कि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो जो भी पूरा स्टील बनाने के अंदर आयरन ओर का यूज होता है वो टाटा खुद प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टाटा स्टील का कॉस्ट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहता है और लॉन्ग टर्म में कंपनी एक सस्टेनेबल और एक अच्छे मार्जिन्स वाला बिजनेस दे पाती है। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाटा स्टील का टाटा ग्रुप से जुड़े होना। टाटा ग्रुप से जुड़े होने की वजह से टाटा स्टील के पास फंड्स का काफी ज्यादा एक्सेस रहता है, जो कि कंपनी को जब भी फंड्स की जरूरत होती है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए, यानी कि जब भी इनको किसी को एक्वायर करना होता है तो ये इजिली फंड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इनऑर्गेनिकली अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। पास्ट में मैंने आपको काफी एग्जांपल देके भी समझाया था, जैसे कि भूषण स्टील एक ऐसा एग्जांपल था जहां पे टाटा स्टील ने सही टाइम पे सही वैल्यू के अंदर कंपनीज को एक्वायर किया था। चलिए अब स्ट्रेंथ्स के बाद अब बात करते हैं वीकनेस की, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिनके ऊपर आपको की फोकस रखना चाहिए अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहला वीकनेस है स्टील इंडस्ट्री। अगर मैं स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो ये एक साइक्लिक बिजनेस होता है, कभी कभी यहां पे डिमांड बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी डिमांड यहां पे काफी कम भी हो जाती है। तो जब भी स्टील की डिमांड कम होती है तो कंपनीज जो कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जैसे कि टाटा स्टील, तो इनके बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट बढ़ता है। तो अगर आप टाटा स्टील का पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि स्टील की जो डिमांड साइक्लिसिटी होती है उसके ऊपर टाटा स्टील का बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सेकेंडली अगर मैं
बात करूं स्टील प्राइसेस की, तो स्टील प्राइसेस बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर। तो ग्लोबली जब स्टील के प्राइस कम होते हैं तो नॉर्मली स्टील के प्राइसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के टॉप लाइन इंपैक्ट होते हैं, कंपनी के मार्जिन इंपैक्ट होते हैं और कंपनी के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज ए इन्वेस्टर आपको भी फर्क पड़ता है। दोस्तों थर्ड वीकनेस है रॉ मटेरियल को लेके। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेंथ में बताया था कि कंपनी के पास आयरन ओर की जो भी डिमांड होती है कंपनी खुद से पूरा करती है, लेकिन यहां पे रॉ मटेरियल्स के अंदर कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं कोल की बात करूं तो सिर्फ 30% कोल का रिक्वायरमेंट टाटा स्टील खुद से पूरा कर पाता है, बाकी कोल इनको बाकी अलग अलग कंपनी से खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से जब भी कोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। अब मैं बात करता हूं क्लोजिंग में, आपको टाटा स्टील के बारे में ओवरव्यू वापस से देता हूं। तो टाटा स्टील के बारे में हमने कंपनी के बारे में बात किया, हमने इंडस्ट्री के बारे में बात किया, हमने फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया और ये भी बताया कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए कैसे उनकी स्टील के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मैं सिर्फ यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये पूरे फैक्ट्स से टाटा स्टील के बारे में जो हमने आपको बताए, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.